बीजेपी आरएसएस की छतरी से निकलने जा रही है। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद अपनी 75 साल रिटायरमेंट पॉलिसी का शिकार होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के लीडर दुरुस्त कह रहे हैं कि अब इन्हें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या सितंबर 2025 में आरएसएस और बीजेपी के इख्तलाफात के बायस इंडिया में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है? बहुत बड़ी सियासी तब्दीली क्या मुमकिन होगी या मुमकिन नहीं होगी, ये आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 2014 में जब मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो तभी आरएसएस पर यह वाज़ेह था कि मोदी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार है, यानी बहुत ज़्यादा कल्ट पॉलिटिक्स करते हैं। अब आरएसएस का एक इशू ये रहा है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी की पॉलिटिक्स को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल करना चाहती है। चाहे बीजेपी की पॉलिसी मेकिंग हो, मैनिफेस्टो हो, बीजेपी का इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम हो, इसमें आरएसएस हमेशा अपनी बहुत बड़ी से देती आई है, बहुत बड़ा इनपुट देती आई है। मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी जिस तरह हुकूमत करते थे, आरएसएस को अंदाज़ा था कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी कल्ट और बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जिसको आरएसएस ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आरएसएस का ख्याल ये है कि फ़र्द या इंडिविजुअल नहीं, हम कंट्रोल करेंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस कंट्रोल करेगी। जब 2014 के बाद फिर 2019 में और उसके बाद अब तक अगर हम देखें तो जिस तरह मोदी ने अपनी सेल्फ प्रेज़ की कि अब ऐसे नारे लगवाए कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश की पुकार, मोदी सरकार, तो इस सब में आरएसएस माइनस थी, आरएसएस कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब 2014 में मोदी अपने दम पर बीजेपी को अक्सरियत तो दिला देते हैं, यानी जो मैजिक फिगर होता है 272 का, इससे ऊपर लेकर चले जाते हैं। 2019 के इलेक्शंस में 300 का आंकड़ा, 300 का फिगर क्रॉस करते हैं। 2024 में ये मैजिक फिगर मेजॉरिटी नीचे क्यों आती है, ये भी हम समझेंगे इसमें आरएसएस का किरदार क्या है। इस दौरान मोदी और आरएसएस के दरमियान बहुत से इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। 2014 से लेकर अब तक बड़े इख्तलाफात थे, जिसमें एक तो ये था कि मोदी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी कल्ट कर रहे हैं, इनकी किसी भी नारे में, स्लोगन में आरएसएस को कंट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, बल्कि मोदी अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मोदी एक अग्रेसिव नेशनलिज्म चाह रहे थे, मोदी अग्रेसिव नेशनलिज्म के भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत जो चाहे कर सकता है। इसके साथ आरएसएस कह रही थी कि कल्चरल नेशनलिज्म करो, यानी धीरे से चलो, धीरज से चलो, इस तरह की अग्रेसिव पॉलिसी से नुकसान होगा। यही वजह है कि जो आरएसएस के लीडर हैं मोहन भागवत, वो कई मरतबा ये कह चुके कि बीजेपी को अपनी पॉलिसियों में एहतियात करना चाहिए। उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मोदी की या मोदी गवर्नमेंट की वाज़ेह तौर पर है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। यहाँ पर आरएसएस थोड़ी सी स्वदेशी मईशत की, स्वदेशी इकनॉमी की बात भी करती है कि इंडिया की लोकल इंडस्ट्री को भी उठाया जाए, उभारा जाए। इसके साथ साथ मीडिया के अंदर जिस तरीके से मोदी की ग्लोरिफिकेशन की गई, बल्कि मीडिया के लिए टर्म ही गोदी मीडिया इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो इस पर भी आरएसएस माइनस नज़र आई। आरएसएस का कहीं किरदार नज़र नहीं आया। जो आरएसएस चाहती थी कि हर तरह की पॉलिसी मेकिंग में उसकी इनपुट ली जाए, मोदी ने वो इनपुट नहीं दी। मोदी हर बात पर आरएसएस की इनपुट नहीं लेते थे। तो इसका नतीजा क्या निकला कि 2019 के इलेक्शंस में जब बीजेपी 300 का फिगर क्रॉस करती है, 303 के सीटें लेती है, उसके बाद बीजेपी ने ये समझना शुरू कर दिया कि अब इनको आरएसएस की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। वो आरएसएस जो शुरू से बीजेपी या बीजेपी की जो मदर पार्टी है जनसंघ, इसको हमेशा से आइडियोलॉजिकल एतबार से इलेक्शंस में सपोर्ट हो, प्रोग्राम हो, नारे हो, इन सब के लिए आरएसएस सारा होमवर्क करती थी और बीजेपी फिर इस पर अमल दरामद कराती थी। यहाँ तक नौबत पहुँची कि जब 2024 में इलेक्शंस हो रहे थे
तो मई 2024 में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, इन्होंने साफ कह दिया कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था कि बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये अब आरएसएस के लिए बहुत बड़ा शॉक था, धचका था कि जिस पार्टी को उसने अपना कैडर दिया, आइडियोलॉजी दी, अपने लीडर्स दिए, चाहे वो एडवाणी हो, वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, मोदी हो, अमित शाह, ये लीडर्स जो हैं, ये इस तरह यानी इन लीडर्स की पार्टी ये कह रही है कि अब हमें आरएसएस की यानी अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी सादा अल्फाज में अब हमें माँ की ज़रूरत नहीं है अपनी, अब हम अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। इसका नतीजा क्या निकला, यानी 2024 के इलेक्शंस में जो बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ले पाई, 272 सीट्स नहीं ले पाई, इसकी बहुत सी वजूहात थी। राहुल गांधी ने जिस तरीके का पूरे इंडिया में ये प्रचार किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देंगे, ये दिल्लत के राइट्स ले लेंगे, कुछ ये वजूहात थी, कुछ इनकम्बेंसी फैक्टर था, करप्शन स्कैम्स थे मोदी गवर्नमेंट के। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी थी कि इस जेपी नड्डा के बयान के बाद कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है बीजेपी को, इसके बाद आरएसएस ने इलेक्शंस में उस तरीके से बीजेपी की मदद नहीं की जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी की मदद करती आई थी पिछले इलेक्शंस में, गुज़श्ता इलेक्शंस में। तो अब ये इन मामलात पर जो आरएसएस का और मोदी का इख्तलाफ हो रहा है, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो होने जा रही है सितंबर में, वो ये कि मोदी, अमित शाह और जो करंट बीजेपी की लीडरशिप है, इन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर एक 2014 में एक ये रूल बनाया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी ने अपने आइन में नहीं लिखा, ये लिखत बात नहीं थी, रिटन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अनसेट रूल बनाया कि कोई भी लीडर जो 75 ईयर्स जिसकी उम्र हो जाएगी, वो एक्टिव नहीं रहेगा आरएसएस में, बीजेपी में उसको उस तरीके से एक्टिव नहीं रखा जाएगा, बल्कि वो रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी का मकसद क्या था? मोदी आरएसएस का मकसद था 2014-15 में कि बीजेपी से ऐसे लीडर्स को बाहर निकाल दिया जाए, आउट कर दिया जाए, जो मोदी के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे इनमें बड़े नाम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के अंदर जो यूपी में है, वहाँ से कई मिनिस्टर्स को बाहर निकाल देना कि वो 75 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। असल में मोदी ये चाह रहे थे कि बीजेपी की पूरी कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, तो उन्होंने ये रूल एक बनवा दिया, रिटर्न नहीं है ये रूल, अनसेड ये रूल बना दिया कि 75 प्लस का कोई बंदा बीजेपी या आरएसएस में एक्टिव किरदार अदा नहीं करेगा। अब होने क्या जा रहा है, मोदी खुद 17 सितंबर 2025 को खुद वो 75 ईयर्स के हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मोहन भागवत हैं, वो जो आरएसएस के लीडर हैं, वो 11 सितंबर को 75 ईयर्स के हो रहे हैं। अब मोहन भागवत अपने बयानात से वाज़े तौर पर ऐसे बयानात दे रहे हैं कि 75 ईयर्स के बाद बंदे को आराम ही करना चाहिए। मोहन भागवत ये तक कह चुके हैं कि किसी आदमी को गरूर में आकर ख़ुद को भगवान नहीं करार दे देना चाहिए। उनका इशारा मोदी की तरफ था, क्योंकि मोदी ने ये गुज़श्ता साल कहा था कि उन्हें लगता है वो बायोलॉजिकल है ही नहीं है, वो एक मिशन के साथ पैदा हुए हैं, यानी दूसरे अल्फाज में अपने आप को वो कोई देवता करार दे रहे थे। तो मोहन भागवत इसके साथ साथ ये बयानात दे रहे कि इतना गरूर अच्छा नहीं होता, 75 ईयर्स के बाद आराम ही करना चाहिए, 75 ईयर्स के बाद एक्टिव नहीं होना चाहिए। अब ये सारे बयानात बता रहे हैं कि मोहन भागवत खुद तो रिटायर हो जाएंगे आरएसएस के चीफ के तौर पर, लेकिन साथ मोदी पर बहुत बड़ा ये मॉरल बर्डन आ जाएगा कि वो भी 75 ईयर्स के हो चुके हैं, वो भी अब उस तरह रिटायर हो जाए जिस तरह उन्होंने बीजेपी के लीडर्स आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या दूसरे लीडर्स को रिटायर किया था। अब ऐसा क्या हो पाएगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि मोदी इस मॉरल बात पर कि वो 75 ईयर्स के हो चुके हैं वो रिटायर हो जाएं? बीजेपी में और आरएसएस में इख्तलाफात पहले होते रहे हैं। जैसे अगर हम देखें, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर 1998 से लेकर 2004 तक, इनके भी जो उस वक़्त आरएसएस के चीफ थे के.एस. सुदर्शन, इनसे वाजपेयी के इख्तलाफात होते थे। लेकिन आरएसएस को ये मालूम था कि वाजपेयी की हैसियत इतनी नहीं है, वाजपेयी
अपनी मेजॉरिटी के दम पर नहीं है, बल्कि इनको कई जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत करना पड़ती है, जिसे एनडीए कहते हैं। यही वजह है कि वाजपेयी हिंदुत्व का या आरएसएस का कोई एजेंडा भी इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, क्योंकि वाजपेयी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन मोदी का केस दूसरा है। मोदी का केस ये है कि 2014 हो, 2019 हो, इसमें मोदी ने अपना करिश्मा सेल करके, अपनी पर्सनैलिटी कल्ट की बिना पर ये इलेक्शन जितवाया है बीजेपी को। 2014 में कदरे सीटें यानी 272 क्रॉस करके, और फिर 2019 में 300 सीटों का फिगर क्रॉस करना। इसमें यह जाहिर करता है कि मोदी का अपना बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट है। आरएसएस की कहीं ना कहीं मदद रही है, लेकिन इसमें मोदी का अपना भी करिश्मा बहुत ज़्यादा है। यही वजह है अब कहा जा रहा है कि सितंबर 2025 में जब मोदी 75 ईयर्स के हो जाएंगे, तो वो आरएसएस की इस जो ये मॉरल एक तरह का उन पर दबाव होगा कि वो 75 साल प्लस हो चुके हैं तो छोड़ दें इक़्तिदार। वो नहीं छोड़ेंगे इक़्तिदार को, क्योंकि मोदी ये समझ रहे हैं कि वो अपनी पॉपुलरिटी के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तीसरी टर्म अपनी पूरी करें। बेशक अब उनके पास उस तरह मेजॉरिटी नहीं है। यही वजह है अब कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर वाज़ेह तौर पर डिवाइड होगी। पहला जो ये बड़ा अभी मॉरल नतीजा सामने आएगा वो तो आएगा सितंबर में, जब मोदी 75 ईयर्स के हो जाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है वो ये कि जो बीजेपी का प्रेसिडेंट नया आना है, जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं साल 1.5 साल से। यहाँ पर भी आरएसएस की कोशिश है बीजेपी का ऐसा सदर कोई लाया जाए जो उनके रिमोट कंट्रोल के इशारों पर चले, जबकि मोदी चाहते हैं वो किसी अपने बंदे को बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पर लेकर आए। तो ये सारा जो ये सूरत हाल बता रही है कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर, यानी मोदी और आरएसएस के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होने वाले हैं, और ऐन मुमकिन है कि बीजेपी अपना कोई ऐसा धड़ा बना ले आरएसएस के अंदर जो मोदी की लाइन को टो करे, ना कि जो आरएसएस की पुरानी लाइन है उसको टो करे। तो आरएसएस और मोदी की इस लड़ाई में हमें दिखाई दे रहा है कि मोदी की ही जीत होगी। आरएसएस के अंदर वो वाली सकत, वो वाली पावर शायद ना हो कि वो मोदी को मॉरली ये बाउंड कर पाएँ कि वो अब रिटायर हो जाएं। तो सूरत हाल जो भी बनेगी, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, इस इंटरेस्टिंग सूरत हाल में कि क्या होने जा रहा है सितंबर को, 17 सितंबर 2025 को, जब मोदी 75 साल के होते हैं। क्या उसके बाद सूरत हाल जन्म लेती है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, इंडिया की इस अहम पॉलिटिकल ट्रेंड पर। तो ये आरएसएस और बीजेपी के इख्तलाफात पर, डिफरेंसेस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।